Welcome back students. We'll continue with the MCQ number 24. अपनी continuation है इसी video lectures की for the MCQ solution of model paper for second year. कहा जा रहा है कि अगर when the temperature of source and the sink of a heat engine becomes equal, the efficiency will be, यानी कि ऐसा आपके पास engine जिसमें source और यानी कि आप सोर्स और सिंक इन दोनों की अगर एनर्जी आप सेम कर दें, टेम्परेचर सेम कर दें, तो कंडीशन क्या होगी, एफिशिएंसी क्या होगी. दैट मीन्स ऑप्शन क्या होता है एफिशिएंसी का, दैट इज़ 1 माइनस T2/T1. अगर टेम्परेचर दोनों सेम है दैट मीन्स T से T कैंसिल आउट हो जाएगा और T से T कैंसिल आउट होने के बाद 1 माइनस 1 विल बी 0. दैट मीन्स एफिशिएंसी विल बिकम 0. दैट ऑप्शन नंबर 1 इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन. MCQ नंबर 25. टेम्परेचर के बारे में कहा जा रहा है कि एट विच द गैसेस इफ़ दे रिमेन इन गैसुअस स्टेट एक्सर्ट ज़ीरो प्रेशर एंड हैव ज़ीरो वॉल्यूम इज़ कॉल्ड. वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें गैसेस जो है वो गैसेस स्टेट में रहें और उसके ऊपर ज़ीरो प्रेशर और ज़ीरो वॉल्यूम अप्लाई हो. तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर गैसेस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए दैट विल बी एब्सोल्यूट ज़ीरो. तो बेसिक आपके पास कंडीशन है जिसके ऊपर एब्सोल्यूट ज़ीरो के ऊपर प्रेशर, वॉल्यूम, एवरीथिंग विल बिकम ज़ीरो. सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन. MCQ नंबर 26. Gases in a closed container at temperature at 27 degrees Celsius has pressure P. What will be the pressure if the temperature is raised to 127 degrees Celsius? कि अगर कहा यह जा रहा है कि एक ऐसा गैस आपके पास जो कि क्लोज कंटेनर में रखा जा रहा है, टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, उससे हम इंक्रीज़ करते हुए लेके जा रहे हैं 127 डिग्री सेल्सियस तक, तो कंडीशन क्या होगी? ऑप्शंस आर दीज. सोल्यूशन के रिस्पेक्ट से अगर बात किया जाए तो यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर ये दो वैल्यूज़ गिवन हैं और इसके रिस्पेक्ट से आप कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर लें, टेम्परेचर को कन्वर्ट करें दोनों टेम्परेचर की वैल्यूज़ को, तो 27 विल बिकम एज 300 केल्विन एंड T2 विल बिकम्स एज 400 केल्विन. प्रेशर P इनिशियल हम कंसिडर कर रहे हैं और सेकंड प्रेशर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हम बेसिक फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर फाइंडिंग द P2. कंडीशन अप्लाई कर दिया, P1/P2 का रेशो बराबर है T1/T2 रेशो के, एंड बेस्ड ऑन दैट फार्मूला अगर आप इस वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो P2 की वैल्यू तरह के मल्टीप्लाई हो जाएगी T2/T1 इंटू P1. वैल्यूज़ पुट करें यहाँ पे बेटा आप, तो 400/300 इंटू P1 की जगह पे P की वैल्यू पुट कर दें, जीरो से टू जीरोस कैंसिल हो जाएंगी, दैट मीन्स 4/3 इंटू P और 4P/3. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन. MCQ नंबर 27. एवरेज डेंसिटी जो एक फिजन रिएक्शन में जो यूरेनियम 235 की फॉर्म में रिलीज़ होती है वो कितनी है, एंड बेस्ड ऑन दैट कंडीशन 200 मिनिमम मेगावोल्ट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज़ होती है एक एवरेज यूरेनियम के फिजन रिएक्शन के नतीजे में. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन. MCQ नंबर 28. The amount of energy required to break the nucleus into its consistent part is called. वो particular amount of energy जो किसी भी न्यूक्लियस को अपने पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड है उसको क्या नाम दिया जा रहा है, एंड दैट इज़ ये बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है, बिकॉज न्यूक्लियस को वो एनर्जी जो न्यूक्लियस को जोड़ने के लिए रिक्वायर्ड है वही एनर्जी इसको ब्रेक करने के लिए भी रिक्वायर्ड होगी. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन. MCQ नंबर 29. The sun, which is largest source of heat energy, gets its energy by the process of sun. कहाँ से अपनी एनर्जी हासिल कर रहा है, कौन से आपके पास जो है रिएक्शन से जो है प्रोसेस हासिल कर रहा है या होल एनर्जी हासिल कर रहा है, कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसके ज़रिए सन अपनी एनर्जी हासिल कर रहा है, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन और चेन रिएक्शन. सो रिमेंबर ऑल स्टार्स और सन के ऊपर जो मेन रिएक्शन फॉलो हो रहा है जिसके ऊपर वो अपनी एनर्जी थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी हासिल कर रहे हैं, दैट इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन. MCQ नंबर 30. बोर्स थ्योरी के रिस्पेक्ट से अगर बात किया जाए, टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट इज़ कि इलेक्ट्रॉन्स के जब एनर्जी लेवल्स के अंदर वो जो मूव कर रहे हैं तो उनकी टोटल एनर्जी जो अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी किसके प्रोपोर्शन है, n स्क्वायर इनवर्स प्रोपोर्शन टू n इनवर्स प्रोपोर्शन टू n स्क्वायर. अगर आप लोग के क्वेश्चन याद हो तो E की वैल्यू बराबर है -13.6/n स्क्वायर, दैट इज़ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय n स्क्वायर. दैट मीन्स E की वैल्यू इनवर्स प्रोपोर्शन n स्क्वायर की. ऑप्शन नंबर 4 दैट मीन्स इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन. MCQ नंबर 31.
X-rays are a part of electromagnetic spectrum and are characterized by frequency higher than those of X-rays electromagnetic spectrum का part है और वो किस particular frequency से higher हैं. Option are these कि वो कौन सी particular radiation की आपके पास level है जिससे इनकी frequency higher है. अगर बात किया जाए इस पूरे स्पेक्ट्रम को, तो स्पेक्ट्रम का एक यहाँ पे हमने इमेज शो किया है. इस बेसिक कंडीशन के रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो अगर आप देखें इंफ्रारेड के बाद विजिबल लाइट और विजिबल के बाद अल्ट्रावायलेट रेज हैं. अल्ट्रावायलेट से हायर फ्रीक्वेंसी जो है एक्स रेज की है. इफ़ यू गो ऑन द राइट हैंड साइड तो एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अल्ट्रावायलेट. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन. MCQ नंबर 32. Terminal voltage of a battery is observed to fall when the battery supplies a current and to an internal resistance. Terminal voltage अगर आपने जो है यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया है कि फॉल हो रहा है जब बैटरी जो है किसी इंटरनल रेजिस्टेंस को करंट सप्लाई कर रही है, तो उस पर्टिकुलर टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको किन दो फैक्टर्स को पता होना चाहिए. सो बेसिक कंडीशन हम क्या है मेंशन कर रहे हैं. अगर कहा यह जा रहा है तो मेनली कंडीशन इक्वेशन के रिस्पेक्ट से देखिएगा कि EMF की वैल्यू बराबर होती है V=V-IR और सिमिलरली V की वैल्यू बाय ओम्स लॉ बराबर होती है I/R. V बेसिकली टर्मिनल वोल्टेज है. दैट मीन्स अगर कहा यह जाए कि आपने टर्मिनल वोल्टेज को फाइंड करना है तो यू नीड टू फाइंड द करंट एंड द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ठीक है. सो V=IR ओम्स लॉ की बेसिस कंडीशन के ऊपर ऑप्शन नंबर 4 इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन. MCQ नंबर 33. एक स्फेरिकल शेप चार्ज है, उसके साथ रबर बलून के कंडीशन क्या डिफाइन किया जा रहा है. अ स्फेरिकल शेप चार्ज रबर बलून हुज चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस हैव इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड द चार्ज रबर बलून इज़. कि अगर एक स्फेरिकल शेप सरफेस है तो स्फेरिकल शेप सरफेस के इनसाइड, एक रबर बलून के इनसाइड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी. रिमेंबर जब भी आप चार्ज प्रोवाइड करते हैं वो सरफेस पे होता है और वो आउटसाइड चार्ज है. सो दैट मीन इनसाइड द चार्ज, इनसाइड द बेसिक कंडीशन, गॉसेस लॉ की बेसिक कंडीशन के मुताबिक सेंटर ऑफ द स्फीयर जो है चार्ज की वैल्यू 0 होगी. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन. MCQ नंबर 34. इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड कैरिंग अ करंट. अगर एक इलेक्ट्रॉन सोलेनॉइड के, ठीक है, कि अगर कंडीशन क्या डिफाइन कर रही है कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड ऑफ कैरिंग अ करंट, तो कंडीशन क्या होगी. कंडीशन अगर डिफाइन किया जाए 4 ऑप्शन हमारे गिवन ये हैं. दैट मीन्स हम सोलेनॉइड की अगर पिक्चर इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं तो कंडीशन क्या डिफाइन किया जाएगा. सो बेसिक कंडीशन के रिस्पेक्ट से अगर बात किया जाए कि ऐसा आपके पास पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो कि सोलेनॉइड के इनसाइड मूव कर रहा है, सो मेनली उसके ऊपर कोई फील्ड यानी कि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी. रीज़न फॉर दैट क्योंकि सोलेनॉइड के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसी की अगर आप पैरेलल एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराएं तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई फील्ड यानी कि कोई फोर्स एक्ट नहीं करेंगी, बिकॉज नाउ यू आर मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जब आप मूव करें दैट मीन्स F=QVB sin थीटा, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, बिकॉज रिमेंबर सोलिनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जिस तरह से आप पैरेलल डायग्राम में चेक कर रहे हैं उसी के पैरेलल इनसाइड द सोलिनॉइड एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. एंड रिमेंबर व्हेनेवर द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन दोनों पैरेलल हो, करंट की वैल्यू आपके यानी कि उस टाइम पे फोर्स की वैल्यू क्या होती है 0. सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन. सो स्टूडेंट्स रिमेनिंग कुछ आपके पास MCQs फर्दर रह गए हैं. इसकी लास्ट सोल्यूशन हमने अगली वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.